Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहीं शान से पकते नवाबी दे, तो कहीं अंधेरे में ठिठुरता एक विधवा का चूल्हा। एक ऐसी रसोई जहां मांस तो क्या, प्याज और लहसुन का आना भी वर्जित है। तो एक ऐसी दावत जहां मछली का ना होना जैसे मेहमानों का अपमान हो। एक सिक्के के ये दो पहलू साथ देखने को मिलते हैं बंगाल में, जहां का खाना वहां के लोगों की पहचान है। বাতি জ্বালাইলি প্রাণ বন্ধু রে। कलकत्ता आज भले ही बंगाल की संस्कृति और तहजीब का केंद्र बिंदु हो, मगर इस राज्य का इतिहास सिर्फ कलकत्ता के दायरे में ही सीमित नहीं है। इस महानगर के बसने से भी पहले बंगाल की राजधानी रहे मुर्शिदाबाद में आज भी नवाबी नक्श देखने को मिलते हैं। बूढ़ी हो चली ये दीवारें आज भी बयां करती हैं उन खुशमिजाज शामों का जब यहां नवाबों की चहल पहल हुआ करती थी। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल पर पूरी तरह से मुगलों का कब्जा हो गया और औरंगजेब ने अपने जिस सपसालार को इस काम के लिए चुना उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी महत्वाकांक्षाओं को ये परवान चढ़ा कि उसने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। पहले बंगाल का नाजिम नवाब कहलाता था, नाजिम सूबेदार कहलाता था, मगर फिर वो नवाबी कहलाने लगा। और उसने ढाका से राजधानी इस सूबे की उठाकर इस नए शहर में आ बसाई और उसका नाम अपने नाम के आधार पर मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिदाबाद का इतिहास अपने चरम पे पहुंचा 18वीं शताब्दी के दौरान, जब यहां के महलों और गलियों में बरकत और खुशहाली देखने को मिलती थी। और इसी दौरान कभी मुगलिया सूबेदार रहे यहां के नवाबों ने मुगल खाने के तौर तरीके और बंगाल के स्थानीय उपज से विकसित किया मुर्शिदाबाद के शाही खाने को। एक कहानी और है कि जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ के नवाब वाजिद शली शाह को हराया, उनको बंदी बनाया और उनको कलकत्ता भेज दिया, तो कलकत्ते में उनके साथ बहुत सारा मुगलिया खाना गया। मगर हकीकत यह है कि कलकत्ता में वाजिद अली शाह के पहुंचने के पहले भी बहुत एक समृद्ध धारा मुगलिया खाने की बह रही थी। जहां हिंदुस्तान के उत्तरी भाग में बसे मुगल गोश्त पसंद लोग थे, वहीं मुर्शिदाबादी खाने में बढ़ावा मिला मछली के इस्तेमाल को। हमारे यहाँ खाना मशहूर जो था वो मछली थी। जैसा आपका यहाँ की जो इलिश माछ जिसको बोलते हैं हिल्सा मछली, बहुत मशहूर थी, इस गंगा से उगता था। नवाब साहब वही मछली का कभी माही पुलाव, कभी मछली का रसाला, कभी मछली का कबाब, वेराइटीज़ यानी खाना मछली पर ही बनता था ज़्यादा। क्योंकि बंगाल की जो ख़ास ग़िज़ा है बंगालियों में या यहाँ के रहने वालों में, जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू कास्ट हैं, वो मछली ज़्यादा खाते हैं। तो नवाबीन भी मछली के शौकीन थे, वो भी मछली को तरह तरह से पकवान करके खाते थे। रेलवे नेटवर्क की ही तरह देश भर में बिछे बिरयानी के देग जब मुर्शिदाबाद जंक्शन पहुंचे, तो इन्होंने भी गोश्त को पीछे छोड़ मछली को अपनाया। तो नवाब ने देखा कि यह बंगाली जो मछली खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं मछली खाएं। तो उन्होंने मछली को नए ढंग से रंगा। क्या रंगा? माही पुलाव।
नवाब तो और मछली को शुरवा करके या तल के नहीं खाएंगे, मछली को इज्जत देंगे, साथ में अपने ख़ानदानी वक़ार को भी रखेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि कन्वर्ट कर दिया कि माही पुलाव पकाओ, हम माही पुलाव खाएंगे, सिर्फ मछली नहीं खाएंगे। और माही पुलाव जो पका ये एक ख़ास यानी ग़िज़ा हो गई, एक ख़ास डिश हो गया जिसका नाम रख दिया माही पुलाव। मुर्शिदाबाद में बनने वाला माही पुलाव यानी फिश बिरयानी एक मिसाल है इस मुगलिया और बंगाली तालमेल का, जिसमें बंगाली मछली मुगलिया ढंग से पकाई जाती। और इस डिश की शुरुआत यहां हुई 18वीं शताब्दी के बाद, जब बंगाल के नवाब यहां खुद शासन करने लगे। माही पुलाव के साथ मुगलिया खाने की एक डिश जो बंगाल के नवाबों में काफी मशहूर हुई, वो थी मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम ये आपका मुगल प्रसार है, क्योंकि आगे बादशाह के टाइम में अपने टुकड़ा करके पीस करके नहीं खाएंगे। वो मुर्ग को उसका तमाम अंदर से सब निकालेंगे, अपनी मर्जी सब निकाल के उसको साफ़ करेंगे करके, वो जो मसाला होता है उसमें ज़ाफ़रान वगैरह, बादाम, पिस्ता और भी सब चीज़ देकर उसके जिस्म के अंदर, जो पेट के अंदर जो खला होता है उसके अंदर रख देते हैं। जब वो पक जाएगा, जब वो एकदम नरम हो जाएगा तो ऊपर से आपका जाके प्याज का आपका कतरा दे के या आपका ज़ाफ़रान का छींटा दे के इसको बनाया जाता है। मुर्शिदाबाद की शाही रसोइयों में माही भात और मुर्ग मुसल्लम के साथ कई तरह के कबाब, गोश्त से बनी डिश और मुगलिया शक्ल के पराठे देखने को मिले। जो मुगलिया पराठा बंगाल में हमको आज खाने को मिलता है वो असल में ढाकाई पराठा है। और इस पराठे के बारे में ये गलतफहमी है कि ये नवाब वाजिद अली शाह के साथ अवध से कलकत्ता मटिया बुर्ज में पहुंचा। हकीकत ये है कि ढाका से जब राजधानी मुर्शिद कुली खान के ज़माने में मुर्शिदाबाद आई तो ये ढाका का ढाकाई परतदार पराठा भी उनके साथ, जो कीमे के साथ खाया जाता है, मुर्शिदाबाद आ गया। नवाबों के पस्त होने के बाद से ये सब खाने आज मुर्शिदाबाद में कम ही देखने को मिलते हैं। मगर नवाबी खाने के इस शाही दस्तरखां की नकल करते हुए राजस्थान से आए जैन समुदाय के व्यापारी और रईस वर्ग ने इजाद किया यहाँ की शहर वाली क्विजीन का। शहर वाली मतलब शहर से। अब इसका मतलब ये है कि राजस्थान, एक्चुअली हम लोग राजस्थान से आए थे पहले, लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में। तो शहर वाली फूड बेसिकली इज़ अ मिक्सचर है फूड का, जो कि उसमें एक तरीके का राजस्थानी कल्चर भी आता है, एक मुगलाई कल्चर भी आता है और एक बंगाली कल्चर भी आता है। ये फ्यूजन फूड है। पर शहर वाली फूड में ये हम लोग बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, इवन एग नहीं खाते हैं। कई घरों में आज तक लहसुन और प्याज भी नहीं आती है। और राजस्थान का होने की वजह से शहर वाली क्विजीन में भी राजस्थानी खाने की छाप देखने को मिलती है। 5 दालों से बनी वहां की मशहूर पंचमेल दाल मुर्शिदाबाद के शहर वाली घरों में भी पकने लगी, मिलाव का दाल के नाम से। और ये दाल बनती है मूंग, चना, अरहर, उड़द और लोबिया को बराबर मात्रा में मिला साथ पकाने से। मिलाव का दाल के अलावा शहर वाली क्विजीन की एक और खास डिश है परवल का दबदबा, जो बनता है परवल या पॉइंटेड गोर्ड को मसालों के साथ तलने से। कटहल, कद्दू और घिया जैसे बाकी गोड्स की ही तरह परवल भी हिंदुस्तान में हमेशा से ही पाया जा रहा है। जहां एक ओर शहर वाली खाने ने अपने राजस्थानी जड़ों को पकड़े रखा, वहीं दूसरी ओर इनके खाने में शामिल हुआ बंगाल का स्वाद। यहां सैकड़ों आम के बागान और किस्में होने की वजह से फलों का राजा आम शहर वाली खाने का भी राजा बन बैठा। अगर किसी ने शेरवाली के हाथ से कटा हुआ आम खा लिया है तो आप फिर किसी और से के हाथ से कटा हुआ आम नहीं खा सकते, क्योंकि वो इतना परफेक्ट काटते हैं और इतनी सफाई से काटते हैं और इतना बढ़िया वो उसको रखते हैं प्लेट के ऊपर। आम जो था उसको शेरवालियों ने बहुत एक अलग लेवल पे ले गए और इनके बहुत सारी डिशेस में आम है। इनके कच्चे आम की खीर है, वो एक स्पेशल डिश है। वो मेरे ख्याल में शेरवालियों के अलावा कोई नहीं बना सकता, कोई बनाता नहीं है।
वो एक कच्चे आम की खीर बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट भी है, और बहुत आप अगर खाएंगे तो आपको लगेगा कि रियली वेरी वेरी फाइन डिश। बेहद खट्टी अम्बी से मीठी तासीर वाली खीर बनाना अपने आप में एक कला है, जो शहर वाली क्विजीन की खासियत है। ये डिश बनती है उबलते दूध में कच्चे आम के गूदे को कढ़ाने से, और इस खीर को जाफरानी रंग और खुशबू देने के लिए इस्तेमाल की जाती है केसर, जो शहर वाली खाने में काफी देखने को मिलती है। और इस डिश के अलावा आम को ले ये लोग बनाते हैं कच्चे आम का लौंजी। आम का जिक्र हिंदू पुराण और साहित्य में हमेशा से ही मिलता आ रहा है, और इस फल को हिंदू सभ्यता में पवित्र माना गया है। मूलतः आम की नस्ल भी हिंदुस्तानी है और इसके पेड़ देश भर में पाए जाते थे। बादशाह अकबर के ज़माने में सैपलिंग्स हुए करते थे, वो वहाँ से हम लोग नवाब मंगाते थे, नवाब मुर्शिदाबाद। वो फिर जितने भी रईस घरों में उसका प्लांटेशन हुआ करता था, वो सैपलिंग्स की खासियत ये थी, वो फ्लावर्स या फ्रूट्स के साथ क्रॉस ब्रीड हुआ करते थे। 400 से ज्यादा किस्मों में पाया जाने वाला ये आम केसर, चंपा, लंगड़ा, चौसा और अन्य प्रकारों में उपलब्ध हुआ ग्राफ्टिंग के जरिए, जिसकी शुरुआत मुगलों ने 16वीं सदी के अंत में की। आम की तरकारी के अलावा शहर वाली क्विजीन में एक नायाब डिश खीरा का कचौरी भी बनाया जाता है, जिसे बारीक लच्छेदार खीरा और दही की पिट्ठी मिला सूजी के आटे में भर तला जाता है। नवाबी और शहर वाली क्विजीन के अलावा मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाकों में रहने वाले संथाल समुदाय भी जाने जाते हैं अपने खाने के लिए। ये लोग अपनी अलग संथाली भाषा में बात करते हैं और साथ ही अपने पारंपरिक धर्म को मानते हैं। जहां तक बात रही इन लोगों के खाने की, तो इसमें ताजे पानी की मछली और शेल फिश का चलन काफी देखने को मिलता है। स्नेल्स और स्थानीय जड़ी बूटी से बनी एक डिश गुगली तरकारी काफी मशहूर है इनके खाने में। जहां फ्रेंच और यूरोपियन खाने में स्नेल्स एक डेलिकेसी है, वहीं संथाल समुदाय के लोग इसे अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करते हैं। और ये डिश बनती है स्नेल्स को प्याज और लाल मिर्च के साथ तलने से। इस डिश के अलावा भूसे में लिपटे मसालेदार भुने हुए क्रैब्स, जिन्हें यहाँ काकड़ा सना कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है इनके खाने का, और इसे प्याज और लाल मिर्च के साथ पीस के बनाया जाता है। जब बात चल रही हो बंगाल के खाने की, तो भला मीठे का जिक्र कैसे ना हो। और यहाँ मिलने वाली एक अनोखी मिठाई जौल भरा संदेश बनाई जाती है खोए को अलग अलग सांचों में ढाल बीच में गुलाब जल भरने से, ताकि खाने वाले के मुंह में स्वाद का एक फव्वारा फूटे। स्वाद के साथ साथ अलग अलग सांचों में ढाल इसकी शक्ल भी खूबसूरत बन जाती है। और कहा जाता है कि इस मिठाई का ऐसा स्वाद था कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर भी इस जल भरे संदेश का शौक रखते थे। बंगाल का खाना यहाँ की कला और साहित्य के समान ही प्रशस्त है। जहाँ एक ओर बंगाल के नवाबों ने मुगलिया और बंगाली उपज के संगम से एक नई क्विजीन का इजाद किया, जैन समुदाय के शहर वाली लोगों ने इसी खाने को शाकाहारी शक्ल दे अपने धर्म और परंपरा के हिसाब से ढाला। बंगाल के खाने में जहां एक ओर मुर्शिदाबाद के नवाब, तो दूसरी ओर हिंदू व्यापारी वर्ग के शहर वाली क्विजीन का दबदबा है, वहीं इस भूमि पर पगचिन्ह देखने को मिलते हैं उस समय के जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। आज भी यहाँ के गुमनाम कस्बे और शहर टटोलने से निशा मिलते हैं पूर्वी बंगाल के खाने के, जो अपनी पाक शैली और स्वाद में पश्चिमी बंगाल के खाने से काफी अलग है। बंगाली दो तरीके के होते हैं। एक होता है घोटी, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, और दूसरा को बोलते हैं बांगाल,
जो कि ईस्ट बंगाल के हैं। तो ये घोटी और बांगाल, ये दोनों का इन खाने का तरीका, खाने की रीति नीति में काफ़ी फ़र्क है। तो ईस्ट बंगाल के खाने का कुछ कुछ जो खासियत ये है कि ये लोग मछली या सब्ज़ी का जो अपना टेस्ट है वो रखते हैं अपने खाने में। तो उस ज़्यादा मसालेदार नहीं होता है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ताज़ा होता है, मछली भी बहुत ताज़ा होता है, उसका अपना ही स्वाद होता है। तो वो थोड़ा सा हल्दी, नमक और हरी मिर्च दे के वो हल्का हल्का खाना बनाते हैं। पूर्वी बंगाल के लोग मछली का कोई भी हिस्सा जाया नहीं होने देते। जहां ज्यादातर देश के बाकी भागों में मछली की सीरी को फेंक दिया जाता है, वहीं पूर्वी बंगाल के लोग इसे ले एक खास डिश बनाते हैं, मुरी घोंटो। मान लो नदी से मछली निकाला, ठीक है, मछली हुआ बड़ा मछली, बड़ा रहू मछली। तो बड़ा रहू मछली का उसका सिर का जो पोर्शन है वो भी बड़ा होगा, है कि नहीं? तो उसको फिर कैसे खाया जाए? तो उसको खाने की एक रीति चालू हुआ कि वो जो बड़ा जो उसका जो हेड का पोर्शन है उसको कैसे एंजॉय किया जाए। तो उसी से ही मुरी घोंटो का इन्वेंशन हुआ। मुरी घोंटो बनती है मछली की सीरी को मूंग दाल, घी और हल्के मसालों के साथ पकाने से, और दाल के अलावा इसे बंगाल के खास गोविंद भोग चावल में पका एक तरीनुमा आकार भी दिया जाता है। जहां हिंदुस्तान में चावल की सैकड़ों किस्में उगती हैं, बंगाली खाने में ज्यादा चलन देखने को मिलता है यहाँ की स्थानीय उपज गोविंद भोग चावल का। बाकी चावल के मुकाबले गोविंद भोग की खुशबू इतनी मोहक होती है कि इसे पारंपरिक तौर पे कृष्ण के भोग में अर्पित किया जाता था, और यहीं से इस चावल का नाम पड़ा। जहां तक बात रही पूर्वी बंगाल के खाने की, तो एक डिश जो इनके खाने का परचम है वो है इलिश माछ, जो बनती है बांग्लादेश में बहती गंगा में पाई जाने वाली हिल्सा मछली से। और इस मछली की खासियत ये है कि ये नदी और समुद्र दोनों के पानी में तैर सकती है। चाहे वो पूर्वी बंगाल हो या पश्चिमी बंगाल, मछली का इस्तेमाल सरहद के दोनों ओर बराबर देखने को मिलता है। मगर सूखी मछली या शुटकी माछ खासियत है पूर्वी बंगाल की, जिसे ले ये लोग अचार और तरह तरह की सूखी और तरीनुमा डिशेस भी बनाते हैं। (1905) में बंगाल के विभाजन ने भले ही इस जमीन का बंटवारा कर दिया हो, मगर पश्चिमी बंगाल में मिलने वाले पूर्वी बंगाल के खाने ने आज भी यहां के लोगों को जोड़े रखा है। बंगाल के खाने में जहां एक ओर नवाबी नजाकत और शहर वाली शोहरत देखने को मिलती है, वहीं इस खाने का एक बेरंग पक्ष भी है। 18वीं और 19वीं सदी में बंगाल पे सती प्रथा और विधवा आश्रम जैसे रिवाज हावी थे। आज सती प्रथा भले ही जड़ से उखड़ गई हो, मगर बंगाल में आज भी कई विधवा आश्रम देखने को मिलते हैं। बंगाल में ऐसा होता था कि एक आदमी, हिंदू भी काफ़ी सारा शादी कर सकता था। तो पर्टिकुलरली जो ब्राह्मण लोग, वो लोग अपने मतलब मरने के पहले तक शादी करते थे, और ये छोटे छोटे बच्चों को भी शादी करते थे। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बहुत शादी होती थी बंगाल में, और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति देवता का देहांत हो जाता था। तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे विधवा बन जाते थे। पूरा मांस उनके खाने से निकल जाता था, मतलब प्याज, लहसुन, मसूर का दाल, ये सब कुछ वो लोग खाना, क्योंकि वो खोने से उनका लिबिडो जगेगा, उनका दे हैड टू रिमेन बहुत सात्विक, सो दैट दे डिडंट हैव दैट डिज़ायर। तो वो उनको डिज़ायर को अंडर कंट्रोल रखने के लिए उनका फूड भी वैसे ही रेगुलेट होना पड़ता था। मगर चाहे प्रकृति का प्रकोप हो या कोई सामाजिक प्रथा, बंगाल के लोग अच्छा खाना खाने का तरीका तो ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने अपने तरीके से ही अपने खाना को जितना हो सके स्वादिष्ट बनाया।
सिंपल सिंपल चीज़ों को लेके, कच्चा केला बोलो, कद्दू बोलो या कोई भी साग बोलो, तो इसको लेके इससे कैसा स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन विधवा लोगों ने किया, अपने ही भलाई के लिए किया, और इसी से ही एक पूरा, अभी बोल सकते हैं उसको क्विजीन, एक लाइन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ खाना इसी से तैयार हुआ। मांस के अभाव को काटने के लिए बंगाल में रहने वाली इन स्त्रियों ने शाक सब्जी से ही कई ऐसी डिशेस इजाद की जो इन्हें मांस की कमी महसूस ना होने दे। जैसे कि दाल की बड़ियां, जिसे यहाँ बोरी कहा जाता है, बनती हैं पिसे हुए चने या उड़द की दाल को गोल आकार दे उन्हें धूप में सुखाने से। साथ ही यहाँ पकाई जाती है बाटी चरचरी नाम की एक वन पॉट मील, जिसमें बाटी नाम के एक भगोने में आलू, परवल, सीताफल या कद्दू को बाकी सब्जियों के साथ सरसों के तेल में तला जाता है। और आज शाकाहारी और सात्विक प्रवृत्ति का ये विधवा आश्रम में मिलने वाला खाना स्वाद के मामले में होड़ लेता है नवाबी और शहर वाली दस्तरखान से। कलकत्ता के दायरे से बाहर निकलते ही चखने को मिलता है बंगाल का असली स्वाद। मुर्शिदाबाद के हजार दुआरी महल में आज भले ही नवाबों की चहल पहल ना हो, मगर इनका खाना बयां है उस गुजरे वक्त का जब ये महल एक दुल्हन की तरह सजता था। राजस्थान से आए जैन समुदाय ने अपने और बंगाली खाने के तालमेल से जन्म दिया यहाँ की शहर वाली क्विजीन को। पूर्वी बंगाल आज भले ही हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो, मगर उनका खाना आज भी मिटाता है नक्शों पे खिंची लकीरों को। ये थी कहानी बंगाल के खाने की।